ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਚੱਲ ਡਬਲ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਜਣੇ ਮਰ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਇਹੀ ਬਚੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਰਾਤ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕੁੜੀਆਂ रात। पिछले 1 महीने के अंदर हमने 182 ह्यूमन स्मगलर्स और एजेंट्स को अरेस्ट किया है जी। 15 ऐसे ह्यूमन स्मगलर्स हैं जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं पिछले 2023 के ग्रीस बोट केस के। इन्होंने जंटा अलग गरक करे, इन्होंने जंटा गरक करे। जेड़े झूठ बोलते ने, झूठ बोल बोल के लोगों के मावां दे बच्चों ने दूर ले जाते ने और जाके अगों उन्होंने कश्तियां च डोब छड्डदे ने। असीं इन्हां नूं फोन कर कर थक रहे आ। ये आंदे हैं मुड़ा कैंप च पड़ गया, गल नहीं पई होंदी। असीं 10-15 दिन इसे इंतजार च बैठे रहे, साडा मुड़ा अज फोन करदा और साडे मुड़े कोई फोन नहीं कीता और सानू कल खबर दिंदे तुहाडा मुड़ा डूब गया वे। डंकी में बेसिकली वो जाते हैं थ्रू लैंड रूट, पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ज़ायरीन के रूप में जाते हैं या विजिटर्स के रूप में जाते हैं ईरान, और वहाँ से फिर वो बाई लैंड रूट्स और फेरीज और वो उसके करते हुए अल्टीमेटली पहुँचते हैं यूरोप। उनको जो है वो कोस्ट पे रखा जाता है लीबिया में। छोटा सा एरिया होता है, कंपाउंड टाइप होता है, वहाँ पे उनको खाना भी नहीं प्रोवाइड किया जाता है, इवन घर से पैसे एक्स्ट्रा मंगवाए जाते हैं। फिर कश्तियों पे उनको जो है वो लोड किया जाता है एंड वीक जो है वो बोट्स होती हैं जो यूजुअली जो है वो ड्राउन हो जाती हैं। कुछ ऐसे पाकिस्तानी लोग भी होते हैं जो खुद तो फंस जाते हैं, आगे नहीं जा सकते, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो दूसरे लोगों को फंसा के ले आते हैं। 1-2 डंकियाँ उनकी कामयाब हो जाती हैं तो फिर वो पक्के एजेंट बन जाते हैं। वो मुकामी लोगों के साथ मिल के उनको फिर पैसे ऑफ़र करते हैं, फिर वो लालच में आके उन लोगों को आगे स्मगल करना चाहते हैं। तारकीन वतन की कश्तियां क्यों डूब जाती हैं? 2 साल में 1000 से जायद पाकिस्तानी नौजवान गैर कानूनी तौर पर इंसानी स्मगलरों के जरिए यूरोप जाने की कोशिश में समंदर में डूबकर जाँ बहक हो चुके हैं। आमतौर पर ऐसे हादसात के बाद हुकूमती सतह पर तहकीकाती कमेटियां बनाई जाती हैं और मीडिया में ऐसे अंधोनाक हादसात के मुआशी और समाजी पहलुओं पर कुछ अरसा बहस चलती है और फिर मामलात मामूल पर आ जाते हैं। तहकीकाती कमेटियां और इंसानी स्मगलिंग के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करने वाले अगले किसी बड़े हादसे तक खामोश हो जाते हैं। बस कारोबार जिंदगी चलता रहता है, फिर अचानक एक नया हादसा हो जाता है। एक बार फिर लुकमा अजल बनने वालों, उनको बहला फुसला कर यूरोप और जदीद दुनिया के ख्वाब दिखाने वालों की कहानियां दोहराई जाती हैं। तहकीकाती कमेटियां फिर से फाल हो जाती हैं और हुक्मरान तहकीकाती इदारों को हुक्म जारी करते हैं कि जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लिया जाए। वफाकी तहकीकाती इदारे की तरफ इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन और मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके अदालतों में चालान पेश करने जैसी कार्रवाइयां तेज हो जाती हैं और वाकई कुछ जिम्मेदारों को गिरफ्तार भी किया जाता है, जैसा 14 दिसंबर को यूनान के समंदर में हुए एक अंधोनाक हादसे के बाद हुआ। एक नेशन वाइड क्रैकडाउन शुरू किया गया अगेंस्ट ह्यूमन स्मगलर्स और पिछले 1 महीने के अंदर हमने 182 ह्यूमन स्मगलर्स और एजेंट्स को अरेस्ट किया है जी। इसमें 15 ऐसे ह्यूमन स्मगलर्स हैं जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं पिछले 2023 के ग्रीस बोट केस के, और 4 ऐसे ह्यूमन स्मगलर्स हैं जो मोस्ट वांटेड ह्यूमन स्मगलर्स की लिस्ट में जिनका नाम शामिल है। FIA की एक रेड बुक होती है, हर साल हम पब्लिश करते हैं, और रेड बुक में उन लोगों का इंदराज किया जाता है जो मोस्ट वांटेड
इंतहाई मतलूब जो ह्यूमन स्मगलर्स होते हैं और वो जिनके ऊपर मल्टीपल FIRs होती हैं या वो बहुत से लोगों को गैर कानूनी तौर पर मुल्क से ट्रांसपोर्ट कर चुके होते हैं, तो इन लोगों का इस कैटेगरी में शुमार होता है। तो इनमें से भी 4 मज़ीद जो हैं वो हमने रेड बुक के स्मगलर्स उनको अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा जो मौजूदा ग्रीस बोट की ट्रेजेडी 2024 की हुई रिसेंट, उससे भी डायरेक्टली रिलेटेड 16 ह्यूमन स्मगलर्स जो हैं उनको हम अरेस्ट कर चुके हैं। इसी तरह एक हमारा मोस्ट वांटेड ह्यूमन स्मगलर है, वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ज़रिए लिबिया में उसको अरेस्ट किया गया है। ये भी जो है रेड बुक के अंदर शामिल है और हम अभी उसकी एक्सट्रेडिशन के लिए जो है वो इंशाल्लाह उसका प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज़ इन प्रोग्रेस। मुख्तलिफ गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे थे इस हवाले से, उन गैंग्स के 6 अहम मेंबरान को FIA ने अरेस्ट किया है और इसके अलावा ह्यूमन स्मगलर्स की प्रॉपर्टीज़ और बैंक अकाउंट्स को भी सीज़ किया गया है जी। तकरीबन 500 मिलियन से ज़ायद यानी 50 करोड़ से ज़ायद की प्रॉपर्टीज़ और बैंक अकाउंट्स को FIA अभी तक पिछले 1 महीने में फ्रीज़ कर चुकी है और इंशाल्लाह हम एविडेंस भी इकट्ठी कर रहे हैं, सबके ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्ग केसेस बना रहे हैं। 20 रेड नोटिसेस जो हैं वो हम इशू करा चुके हैं उन स्मगलर्स के ख़िलाफ़ जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं इस वक्त। ये तफसीलात और इतने बड़े पैमाने पर इंसानी स्मगलरों की गिरफ्तारियां और उनसे रिकवरी एक मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन चूंकि बीमारी की नौयत इस कदर शदीद है कि ना तो इंसानी स्मगलरों को पूरी तरह काबू किया जा सका है और ना ही उनका हंसी खुशी निशाना बनने वालों की तादाद में कमी का कोई इम्कान नजर आता है। डंकी में बेसिकली वो जाते हैं थ्रू लैंड रूट, पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करते हैं और वो इसी को मिसयूज़ करते हैं। जो कॉन्सेप्ट है ये ज़ियारत वीज़ा वाला, वो बेसिकली ज़ायरीन के रूप में जाते हैं या विजिटर्स के रूप में जाते हैं ईरान और वहाँ से फिर वो बाई लैंड रूट्स और फेरीज़ और वो उसके करते हुए अल्टीमेटली पहुँचते हैं यूरोप। उनकी डेस्टिनेशन यही होती है ग्रीस के बाद सेंट्रल यूरोप में या वेस्ट यूरोप में दाखिल हो जाएँ, जहाँ पर रोज़गार के बेहतर मौक़े हैं और करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत पाकिस्तानी उससे बेहतर है। जो हमारे पास जो केसेस आते हैं हमने इन्फॉर्मेशन और डाटा वहीं से लेना होता है, उसके मुताबिक ये लीबिया में भी हैं, ईरान में भी हैं, ग्रीस में भी हैं, तुर्की में भी हैं। टर्किश गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी इसको ज़रा वो सख्ती से वो करती है और रेड्स भी होते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई चैनल्स बना लेते हैं। जहाँ तक बात है इनकी वो किस तरह से एंटर होते हैं यूरोप में, वो डिफरेंट रूट्स हैं उन्होंने। ईजी रूट यही है कि जो वो बाई सी फेरीज़ या कोई लॉन्च स्टीमर्स के ज़रिए वहाँ जाते हैं, बाकी सारा वो बाई रोड ही ट्रैवल करते हैं। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने अपनी तहकीक में जहां जिम्मेदारों की हकीकी शिनाख्त के मुख्तलिफ पहलुओं पर पेशरफ्त की है, इसी तरह ये जानने की भी कोशिश की है कि इस किस्म के हादसात की असल वजह क्या है। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने 40 साल पहले पाकिस्तान से सफर करके इटली पहुंचने वाले पाकिस्तानी सैयद मोहम्मद अरशद का खोज लगाया, जो आज एक कामयाब बिजनेसमैन है और इटली की वजारत दाखिला के साथ इमिग्रेशन और इंटीग्रेशन कंसल्टेंट के तौर पर काम करते हैं। पहले जिम्मेदार अभी कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचे होते कि नए जिम्मेदार सामने आ जाते हैं। जिस तरह मौत के सफर पर निकलने वालों को ना रोका जा सका, ना उनकी तादाद कम की जा सकी है, इसी तरह जिम्मेदारों को भी कोशिश के बावजूद बढ़ने और फलने फूलने से नहीं रोका जा सका। ह्यूमन स्मगलर पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, लीबिया में या जिन कंट्रीज़ से ये ट्रैफिकिंग हो रही है, वहाँ पर कुछ ऐसे पाकिस्तानी दोस्त भी होते हैं, पाकिस्तानी लोग भी होते हैं जो खुद तो फंस जाते हैं, आगे नहीं जा सकते, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर वो दूसरे लोगों को फंसा के ले आते हैं। 1-2 डंकियाँ उनकी कामयाब हो जाती हैं तो फिर वो पक्के एजेंट बन जाते हैं वहाँ पर। फिर वो पीछे पाकिस्तान में लोगों से रब्ता रखते हैं और लोग यहाँ से बंदे तैयार करते हैं, उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ ज़राए से भेजते हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर। वहाँ पे वो जाके उनको संभालते हैं, उनके लिए जगह ख़रीद के रखते हैं या किराए पे ले लेते हैं, उनको अपने पास रखते हैं, उनकी पेमेंट्स लेते हैं पीछे, फिर आगे वहाँ तक पेमेंट्स पहुँचती हैं। फिर वो जो कुछ लोकल कम्युनिटी के लोग होते हैं, जैसे तुर्की में हैं, लीबिया में हैं, ट्यूनिस में हैं, वहाँ पे जो लोकल बंदे होते हैं
वो उनको अपने साथ मिला लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो पाकिस्तानी होंगे उनका तो इतने डीप तल्लुकात नहीं होंगे उन लोगों के साथ, तो वो मुकामी लोगों के साथ मिल के उनको फिर पैसे ऑफ़र करते हैं, फिर वो लालच में आके उन लोगों को आगे स्मगल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये सिलसिला आज से नहीं, ये तो कितने सालों से ये चल रहा है। मेरे ख्याल में तकरीबन 77 के बाद लोग जो है वो इलीगल तरीके से यूरोप जा रहे हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा जो आजकल डिज़ास्टर हो रहा है वो लिबिया की सरजमीन से हो रहा है। ट्यूनिस से भी हो रहा था, लेकिन ट्यूनिस का जो है वो यूरोपियन यूनियन ने उसको थोड़ा कंट्रोल कर लिया है। अब वहाँ से लोगों का निकलना ज़रा मुश्किल कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ट्यूनिस की गवर्नमेंट को माली तौर पे सपोर्ट किया है, उनको पैसे दिए हैं ताकि ये इन ट्रैफिकिंग को ये ब्लॉक कर सकें, उनको ये रोक सकें, तो वो तो इसमें कामयाब हो गए हैं। लेकिन लीबिया का जो प्रॉब्लम है उसमें वो इसलिए कामयाब नहीं हो रहे कि वहाँ पे कोई सर्टन गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ इलाके अपने काबू किए हुए हैं, तो उन तक उनकी इस यानी कि ऐसी रसाई नहीं है या उनके साथ उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। एक दो ग्रुप्स हैं जो जहाँ से ये ट्रैफिकिंग शुरू होती है वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों के साथ जो मुकामी गवर्नमेंट है या जो जनरल उस इलाके को कंट्रोल कर रहे हैं उनको उन्होंने फंड्स दिए हैं और इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया है। जैसे मिसाल के तौर पे पिछले साल तकरीबन 1,50,000 बंदा, 1.5 लाख बंदा सिर्फ लिबिया की सरजमीन से इटली में दाखिल हुआ। उसके बाद यूरोपियन यूनियन और स्पेशली इटली ने इसको प्रिवेंट किया। उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बातचीत शुरू की इन लोगों को रोकने के लिए, इन कश्तियों को जो शिपों पे जाते थे उनको रोकने के लिए उन्होंने फंडिंग दी, फिर अपने बंदे दिए, उनकी ट्रेनिंग की। तो इस साल ये सिचुएशन है कि अब तक तकरीबन 60 से 70 हज़ार बंदा इस साल निकला है। सैयद मोहम्मद अरशद तारकीन वतन की कश्तियों को होने वाले मोहलिक हादसात के बारे में FIA और तारकीन वतन के मसाइल पर काम करने वालों से मुख्तलिफ लेकिन बहुत अहम मौक़िफ़ रखते हैं। वो कहते हैं कि इंसानी स्मगलर गैर कानूनी तौर पर सफ़र करने वालों को एक जगह जमा करके क्या करते हैं। इसके पीछे पैसा होता है, पैसा बेबहा होता है, लोगों को इकट्ठा करते हैं, एक जगह पर बिठा लिया, कोई घर किराए पे ले लिए, जब इनके पास 100, 200, 150 जितने भी बंदे इकट्ठे हो गए हैं उनसे पैसे ले लिए। उसका रेट जो है वो $1000 से शुरू होता है, 2-3 हज़ार डॉलर तक चलता है। तो जब उनके पास 150 बंदा हो गया है, उसका उन्होंने $3 लाख इकट्ठा कर लिया है। अब वो क्या करेंगे, वो एक कश्ती ख़रीदेंगे जो कि बड़ा शिप नहीं होता, वो छोटी कश्ती होती है जिसमें 40-50 लोगों के बैठने की गुंजाइश होती है। अच्छा, इससे पहले क्या होता था कि इनके अपने वो कप्तान होते थे जो कश्ती को ड्राइव करते थे, जो उसको लेके जाते थे, उनको रूट्स का पता होता था, नेविगेशन सिस्टम का पता होता था। लेकिन इटली की गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने सज़ाएं बड़ी सख्त कर दी इन लोगों के लिए जो इनको लेके जाते थे। जब उनने 10-15 लोगों को 30-30 साल की सज़ाएं दी, तो उसके बाद फिर इन एजेंटों ने क्या किया, या जो ह्यूमन ट्रैफिकर हैं उनने क्या किया, जो लोग जाने वाले होते हैं उनमें से कुछ लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये थोड़ा पढ़ा लिखा है या ये थोड़ा समझदार बंदा है, उनको वो ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। उनको वो ट्रेनिंग देते हैं कि कश्ती कैसे चलानी है, इसका इंजन कैसे स्टार्ट होना है, इसको मोड़ना कैसे है, नेविगेशन सिस्टम कैसे चेक करना है। तो वो उनको सारा सिखा के, थोड़ी सी ट्रेनिंग दे के, तो वो उनको निकाल देते हैं। अब कश्ती में गुंजाइश होती है 50 लोगों के, मिसाल के तौर पर बैठने की, वो उसमें 150 बंदा डाल देंगे, क्योंकि उन्हें कश्ती की कीमत देनी है। और कश्ती की कीमत जो है वो 10-20 हज़ार तो नहीं होती ना, उसमें ज़्यादा मोटर होती है, बड़ी होती है, वो बाज़ औक़ात वो मछेरों से ख़रीद लेते हैं। वो उनको 50,000 से $1,00,000, $1.5 लाख, जितनी बड़ी होगी उसकी उस हिसाब से कीमत होगी। मसलन अगर उन्होंने $3 लाख इकट्ठा कर लिया है लोगों से, तो वो 1 लाख की कश्ती ख़रीद के उसमें 150 बंदा डाल देंगे और उसको आगे भेज देंगे। और वो कश्ती भी कोई काबिले एतबार नहीं होगी, उसकी मोटर की गारंटी नहीं होगी, उसका कोई पता नहीं कैसी उन्हें कहाँ से मिल गई उनको, वो उसको आगे भेज देते हैं। जब वो आगे निकलते हैं तो वो समुद्र में जाके परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। उनके पास फिर खाने पीने का भी सामान कोई नहीं होता, एक पानी की बोतल होती है या कोई थोड़ा खुश्क फ्रूट हो गया, वो अपने साथ लेके चले जाते हैं। फिर जब रास्ते में कश्ती ख़राब हो जाती है तो वहाँ पे फिर वो सारे इस हाल में होते हैं कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। वो
कहते हैं कि इंसानी स्मगलर्स गैर कानूनी तारकीन वतन को यूरोप पहुंचाने के लिए जो कश्तियां इस्तेमाल करते हैं वो गहरे समंदर में सफ़र के लिहाज से नाकाबिले भरोसा होती हैं। वो मछेरों से जाके कश्तियाँ खरीदते हैं, जिनके एक पोर्शन नीचे होता है, एक ऊपर होता है। वो कुछ बंदे नीचे डाल देते हैं, कुछ ऊपर डाल देते हैं। अब वो कश्तियाँ अब मछेरों को भी पता है या दूसरे लोग जो इस बिज़नेस से रिलेटेड हैं उनको भी पता है कि लोग ये कश्ती डिमांड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल तो इतना है को नहीं लीबिया में। वो जब कश्ती देखते हैं तो वो अपने पैसे की बचत देखते हैं कि हमें कम से कम रेट पे जो मिल जाए, बस चलती हो, इसकी गारंटी नहीं अब इटली तक पहुँचे या ना पहुँचे, उनको इस चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं है। बंदे मरते हैं मरे, उन्होंने अपने जब पैसे ले लिए ना, बस उसके बाद उन्होंने एक दफ़ा धक्का दे देना है और वापस भी नहीं आने देना। अगर वो कश्ती मोड़ के वापस आएगी तो वो दोबारा वहाँ से खड़े होकर फायर करेंगे, तो बोलेंगे अब आप जाओ, उधर जाओ, आगे पीछे नहीं आना। तो उसकी कंडीशन जो है वो बड़ी अबतर होती है। इनकी अच्छी बोट वो कभी भी नहीं बेचती, क्योंकि इस बोट ने कभी भी वापस मुड़ के इटली नहीं आना, सारी लीबिया में नहीं आना। ये वहीं पर जब्त हो जाएगी जब ये इटालियन पानी में दाखिल होगी, या वहाँ पे ज़रा इटली में तो बड़ा कंट्रोल होता है तो वो उसको फ़ौरन पकड़ लेते हैं। तो जब वो इसको पकड़ेंगे वो उसको जब्त कर लेते हैं, वो वापस नहीं आएगी। तो उनकी कोशिश होती है कि ऐसी कंडीशन में भेजें अगर वो जब्त भी कर ले तो हमारा कोई नुकसान ना हो। कश्ती हादसात में बेतहाशा इजाफे की एक और अहम तरीन वजह यह है, अनट्रेंड कैप्टन होता है, उसको वहाँ मुकामी तौर पे लीबिया के अंदर ट्रेन करते हैं। तो इटली ने सख्त सज़ाएँ देना शुरू की हैं, तो कोई भी बंदा ये नहीं भेजते वहाँ पे जो ट्रेंड होता है। ट्रेंड के क्या कि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे, वहाँ पे जाके 20-30 साल जेलों में गुजारे, वो तो कभी भी नहीं जाएगा, उसको इतने बस ये पैसे दें। ये जो अनट्रेंड बंदे होते हैं ना, ज़्यादातर लोगों के मरने में इनका भी किरदार होता है कि इनको पता नहीं होता कि हमने इसको कैसे चलाना है। शुरू में तो वो उनकी मौजूदगी में तो वो चला लेते हैं, वो ट्राई जब देते हैं तो चला लेते हैं, लेकिन जब आगे जाते हैं तो फिर वो परेशान होते हैं। जब पानी खुला होता है, ज़्यादा पानी होता है या समुंदर थोड़ा ख़राब हो जाए तो फिर उनको समझ नहीं आती क्या करना है, क्योंकि उन्होंने तो ना पढ़ा है ना सीखा है, कुछ भी नहीं किया ना। तो वो वहाँ पे वो अक्सर कश्तियाँ जो हैं वो रास्ते में ख़राब हो जाती हैं और वहीं पे बंदे उसके अंदर मरना शुरू हो जाते हैं। फिर उनको उठा के समुद्र में फेंकते जाते हैं, जब तक कोई नज़दीक से कोई ऐसा शिप ना गुजरे जो उनको देख ले और उनकी मदद करे और उनको निकाल के उधर इटली की तरफ ले जाए। किन्ने जी लोड होए? 85 85 ਦਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ बस ਤੇ ਬਣਿਆ ਕੀ ਇਹ ਰਾਹ ਭੁੱਲੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲਾ ਕਿ ਸ਼ਿਪ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਚੱਲ ਡਬਲ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਜਣੇ ਮਰ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ, ਭਾਈ ਇਹੀ ਬਚੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਰਾਤ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਬੇੜੇ 'ਚ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ 13 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੋਰੋਕੋ। 13 ਦਿਨ ਮਾਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਰ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਆਪ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰੋਕੋ ਦਾ ਰਾਤੀ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਿੰਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਜਣੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀ ਮੁੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ। ਚਰਸਲਾਨ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਲਿੱਲਾ। ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਾਟੋ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਉਮਰ ਉਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਲਿੱਲਾ। ਅਲੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਹੋਰੀ ਸੀ ਐਸਐਸਐਫ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਚਾਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ 4 ਬਚੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਟ ਬਚਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਟ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ। ਆਹੋ, ਬੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਭ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਲੀ ਵੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 22 ਬਚੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ।
चंद बरस पहले इटली की हुकूमत ने नई कानून साजी करके इंसानी स्मगलरों के लिए सजाएं सख्त कर दी, तो फिर इंसानी स्मगलरों ने इसका तोड़ कैसे निकाला? मौत के सफर का आखिरी मरहला कैसे शुरू होता है और तारकीन वतन से लदी हुई कश्तियाँ इतनी बड़ी तादाद में क्यों डूब रही हैं? इटली मेरे पास 2-3 इस तरह के केसेस आए। एक तो लिबिया वाला है, जिसमें वहाँ पे उनको जो है वो कोस्ट पे रखा जाता है। लिबिया में छोटा सा एरिया होता है, कंपाउंड टाइप होता है, वहाँ पे उनको खाना भी नहीं प्रोवाइड किया जाता है, इवन घर से पैसे एक्स्ट्रा मंगवाए जाते हैं। फिर कश्तियों पे उनको जो है वो लोड किया जाता है एंड वीक जो है वो बोट्स होती हैं जो यूजुअली जो है वो ड्राउन हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा ट्रेंड है दे ट्राई टू रीच यूरोप वन वे और दी अदर, वी आर डंकी और दे वुड ट्रैवल लीगली टू रोमानिया एंड अदर easily accessible countries, Ukraine or somehow they want to get into that Schengen region। इस साल जो नोटिस किया गया है वो है यूके में हेल्थ केयर वर्कर के वीज़ों पे बहुत लोगों को फ्रॉड किया गया है, डिफ्रॉड किया गया है, तो वो भी एक बड़ा ट्रेंड है। दिस स्कैम हैज़ ऑलरेडी एंडेड बट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इट। तो उसमें हमारी जो है वो ब्रिटिश हाई कमीशन में जो उनके है अटैची, उनसे भी बात हुई है। सो वी आर वर्किंग ऑन दिस टू एंड दिस स्कैम एज वेल। थोड़ा सा पीछे घूम कर देखें तो हमारे सामने कई ऐसे मनाजिर चलना शुरू हो जाते हैं जिनकी जुज़ियात बहुत तकलीफ दे हैं। एक तरफ सफ़र की बेतहाशा मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए हम वतन नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ इन मौत के मुसाफिरों के ख़ानदान, ख़ास तौर पर गम की तस्वीर बनी इनकी माएँ और मासूम बच्चे मिलते हैं जो अपनी आँखें दहलीज पर भूल चुके हैं। आमतौर पर डंकी के जरिए जाने वालों की बड़ी तादाद सड़क के रास्ते पहले ईरान और फिर वहां से तुर्की और शाम वगैरह जाती है। ताज़ा तरीन हादसे में जाँ बहक होने वालों ने नया रूट इख्तियार किया। FIA के शोबा एंटी ह्यूमन स्मगलिंग विंग के सरबराह साकिब सुल्तान नए रूट के बारे में हम इन्वेस्टिगेट को बताते हैं। इस दफ़ा ज़्यादा जाने वाले फैसलाबाद एयरपोर्ट से गए थे। पिछली ग्रीस बोट ट्रेजेडी में जो ज़्यादा लोग थे वो कराची एयरपोर्ट से गए थे। तो कोई एक फ़िक्स्ड एयरपोर्ट नहीं है कि जिसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये भी देखने की बात है कि अगर बंदा पंजाब का है तो वो कराची एयरपोर्ट से क्यों जा रहा है। अगर बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल सियालकोट का रहने वाला है तो वो फैसलाबाद एयरपोर्ट से क्यों जा रहा है। तो ये भी वो इंडिकेटर्स हैं कि जिनको चेक करने की ज़रूरत है, और हम अपने जो इमिग्रेशन स्टाफ है उसको गाहे बगाहे इस हवाले से हम ब्रीफ करते रहते हैं। ताज़ा तरीन खबर ये है कि पाकिस्तानी नौजवानों की एक बड़ी तादाद एक मरतबा फिर गहरे पानियों में डूब चुकी है। अब की बार बदकिस्मत पाकिस्तानी नौजवानों की तादाद 50 के करीब, और उनमें से अक्सर का ताल्लुक गुजरांवाला डिवीजन के जिला गुजरात के मुख्तलिफ देहात से है। अभी डूब कर जाँ बहक होने वालों और लापता हो जाने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है और FIA के ज़राए के मुताबिक ये तादाद बढ़ जाएगी। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के एंटी ह्यूमन स्मगलिंग शोबे के सरबराह साकिब सुल्तान कहते हैं, ये जो लोग इलीगल माइग्रेंट्स हैं गलत काम तो कर रहे हैं कि जी ज़ाहिर पैसे देकर तो वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी या माँ बाप की जमा पूंजी लगाकर वो एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में यहाँ से जाते हैं। वो के गलत तरीके से जाते हैं, लेकिन अगेन कानून जो है उनको एज अ विक्टिम, सोम का कानून एज अ विक्टिम ही ट्रीट करता है कि उनके साथ एक तो उनकी कमाई जो है वो लुट जाती है, दूसरे वो बहुत सी तकलीफ़ें, सहूबतें, परेशानियाँ बर्दाश्त करते हैं इस सारे प्रोसेस में। जब इनको ट्रांसपोर्ट इलीगली किया जाता है लैंड रूट से या एयर रूट से भी, तो इनको वहाँ बहुत सारे जो है गैर इंसानी रवैये का भी सामना होता है, बहुत गैर इंसानी हालात और माहौल में उनको रखा जाता है, उन पर तशद्दुद भी किया जाता है टाइम्स, उनके पास प्रोविजंस भी प्रॉपर नहीं होती। तो बड़े जो लोग वापस आते हैं वो बड़े बुरे हालात में वापस आते हैं, और जो इलीगल तरीके से कहीं पहुंच भी जाते हैं उनमें से भी अक्सर लोगों की ज़िंदगी कोई अच्छी नहीं होती, वो शदीद प्रॉब्लम्स को बाद में फेस करते हैं। बट इन एनी केस जो वापस आते हैं लोग वो भी यही बताते हैं कि एक बहुत ही मुश्किल और तकलीफ़ दे सफ़र था और अमल था। तो देयरफॉर हमारी पूरी कोशिश होती है कि एज अ विक्टिम उसको ट्रीट किया जाए। ठीक है, इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस में उन्हें छोटा मोटा जुर्माना किया जाता है कि, लेकिन जो ज़्यादा बड़े क्रिमिनल्स हैं वो लोग हैं, वो गैंग्स हैं
जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस कारोबार, इस धंधे को कर रहे हैं, और जो जिनकी वजह से ज़ाहिर है लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, लोगों को ऑनलाइन भी अट्रैक्ट किया जाता है, इश्तिहारात के ज़रिए भी अट्रैक्ट किया जाता है। नौजवान बहुत ज़्यादा हैं, बेरोज़गारी अपने अरूज पे है। जब वो देखते हैं ना कि फ़लाँ बंदा इसे 10 साल पहले गया था, उसने अपना घर बना लिया, इतनी बड़ी कोठी बना ली, माँ बाप को हज करवा दिया, बहनों की शादी कर ली, अपनी भी शादी कर ली, और अब वो सेट हो गया है, तो मैं भी अब सब कुछ दाव पे लगाऊं और निकलूं। सवाए इलीगल तरीके से यहाँ से निकलने के और लोगों के पास कोई तरीका नहीं है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जहाँ भी चल रहा होता है तो उसमें ऑफिशियल भी कहीं ना कहीं हमारे जो ब्लैक शीप हैं गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर, वो भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। FIA ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे FIA के ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़, और ये रिसेंट जो दिसंबर की बोट इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद 20 FIA ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया गया है। अगर आदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाए तो अंदाजा होता है कि मौत के सफर पर जाने वालों की कितनी बड़ी तादाद शाम, लिबिया, ईरान, तुर्की, मोरितानिया और दूसरे कई अफ्रीकी ममालिक में किस्मत के आखिरी फैसले को देखने की मुंतज़िर है। FIA और तारकीन वतन के मसाइल पर काम करने वाले इदारों का दावा है कि ऐसे पाकिस्तानियों की तादाद 10,000 के करीब है, जो दुनिया के कई ममालिक में इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब उनका एजेंट उन्हें वहाँ से निकाल कर यूरोप के किसी मुल्क में पहुँचा दे। आमतौर पर यह सवाल किया जाता है कि क्या मगरबी ममालिक और ख़ुसूसन यूरोप की तरफ गैर कानूनी तौर पर सफ़र करने वालों को रोक देना मुमकिन होगा। सैयद मोहम्मद अरशद का ख्याल है, पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की सिचुएशन है मुआशी तौर पे, नौजवान बहुत ज़्यादा हैं, बेरोज़गारी अपने अरूज पे है, इंडस्ट्री ना होने के बराबर है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ग्रेजुएट नौजवान हैं, मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं, वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं ना कि फ़लाँ बंदा इसे 10 साल पहले गया था, उसने अपना घर बना लिया, इतनी बड़ी कोठी बना ली, माँ बाप को हज करवा दिया, बहनों की शादी कर ली, अपनी भी शादी कर ली, और अब वो सेट हो गया है, तो मैं भी अब सब कुछ दाव पे लगाऊं और निकलूं। लीगल तरीके से जाने के वसाइल जो ज़रिए हैं वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। आपके जैसे के इल्म में है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो तो वीज़े ईजीली पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को नहीं देती, बाज़ औक़ात वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को भी वीज़े रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो आम बंदे को तो वीज़े मिलते नहीं हैं। तो सवाए इलीगल तरीके से यहाँ से निकलने के और लोगों के पास कोई तरीका नहीं है, जो कि बहुत ख़तरनाक तरीका है। इटालियन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे ये सारा डाटा जो है मौजूद है कि 2013 से लेकर 2023 तक 10 सालों में 30,000 बंदा सिर्फ लीबिया से इटली जाते हुए समुद्र में डूब के मरा है। 30,000 बंदा, और उसमें हज़ारों पाकिस्तानी भी शामिल हैं, बंगाली भी हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के भी हैं। ठीक है, अब इसको कंट्रोल करना तो नामुमकिन है, ये बड़ी लंबी चौड़ी इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर करने की ज़रूरत है, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, मुआशी तौर पे बेहतर होने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री यहाँ से भाग रही है, इंडस्ट्री होनी चाहिए, लोगों को कम से कम खाने पीने के पैसे मिल जाए रोज़गार के ज़रिए, तो शायद वो फिर भी रिस्क ना लें। लेकिन इसमें दो फैक्टर हैं, एक तो भूख है, मुफलिसी है, बेरोज़गारी है, और दूसरा जो लोग पहले चले गए हैं, जैसे हम लोग, मैं 84 में गया था, मुझे 40 साल हो गए इटली में रहते हुए। ठीक है, इसी तरह मेरे अपने गांव के 500 के करीब लड़के हैं जो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं। तो हमारे गांव की आप जाके कोठियां देखें, भला की कोठियां हैं, तो जिसकी नहीं है वो आज से 10-15 साल पहले तो उसके बराबर का चौधरी था, लेकिन आज वो थोड़ा छोटा हो गया उसकी निस्बत, क्योंकि उसका घर भी बड़ा बन गया, उनकी गाड़ी भी खरीद ली, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में दाखिल करवा लिए। तो ये जो चीज़ है फिर उनको ये तरगीब देती है कि आप भी रिस्क लो और निकलो यहाँ से, किसी तरीके से उन मुल्कों में पहुँचो जहाँ पे आपको रोज़गार मिलेगा, आपको हेल्थ केयर मिलेगी, आपको अलाउंस मिलेंगे, स्टेट आपकी केयर करेगी, आपको बेरोज़गारी अलाउंस मिलेगा, इनकी ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पे मिलती हैं, इसीलिए लोग वहाँ पे।
बढ़ते हुए कश्ती हादसात के बाद चूंकि ये तासुर पुख्ता हो रहा था कि इंसानी स्मगलिंग के इस घिनौने कारोबार में महज आम स्मगलर्स ही मुलविस नहीं, बल्कि ऐसे इदारों के लोग भी इस धंधे में शामिल हैं जो पाकिस्तान की सरहदों से बाहर जाने वालों की सफरी दस्तावेजात की पड़ताल करने जैसा काम करते हैं। हम इन्वेस्टिगेटर्स को बताया गया है कि ये भी एक एस्पेक्ट है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पर जो है वो हो रही है। तो इसमें यकीनन कोई ना कोई ऑफिशियल्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। आम तौर पे ये सवाल भी किया जाता है और हम भी समझते हैं कि जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जहाँ भी चल रहा होता है तो उसमें ऑफिशियल भी कहीं ना कहीं हमारे जो ब्लैक शीप हैं गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर वो भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो उस हवाले से भी आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि FIA ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे FIA के ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़। और ये रिसेंट जो दिसंबर की बोट इंसिडेंट हुआ है इसके बाद 20 FIA ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया गया है और उसकी मज़ीद तफ्तीश जो है जारी है। 38 यानी 38 ऑफिशियल्स FIA के ऐसे हैं जिनको डिसमिस कर दिया गया है पिछली जो 2023 की बोट इंसिडेंट था उसके हवाले से। तो ओवरऑल मज़ीद 30 जो ऑफिशियल्स हैं FIA के उनके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट किया गया है। 12 ऑफिसर्स यानी गैजेटेड ऑफिसर्स जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर्स भी शामिल हैं उनके ख़िलाफ़ भी डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो शुरू हो गया है। तो इस लिहाज से भी बड़ा सख्त एक्शन लिया गया है और वो अफराद या वो FIA के ऑफिशियल्स कि जो कि मिक्सड अप पाए जाएंगे या पाए गए हैं अभी तक की इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशंस के अंदर उनके ख़िलाफ़ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज़ कर दिया गया है। तो एक मैं समझता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड एक्शन लिया गया है और मुझे उम्मीद है कि इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा आने वाले वक्त में भी। और जिस तरीके से हमने एक नेशन वाइड क्रैकडाउन किया है और ह्यूमन स्मगलर्स को अरेस्ट किया है तो मुझे उम्मीद है कि इस एक्टिविटी में पहले की निस्बत बहुत कमी आएगी जी। इंसानी स्मगलर्स आए रोज अपने रूट्स को तब्दील करते रहते हैं क्योंकि अगर वो एक ही रूट से अपना धंधा जारी रखें तो उनके पकड़े जाने के खदशात बढ़ जाते हैं, लिहाजा वो जल्द रूट तब्दील कर लेते हैं। ये नया रूट कौन सा है? ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें मेजॉरिटी जो हैं वो थ्रू एयर रूट पहुँचे हैं और वो उन्होंने इस तरह से मैनेज किया है कि जी यहाँ पर पाकिस्तान से डिपार्ट करते हुए उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जी हम अज़रबैजान जा रहे हैं या हम कतर जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। एक दो लोग ऐसे भी हैं जो उम्रा करने गए हैं और फिर वहाँ आगे जाके इन लोगों ने अपनी जो है डेस्टिनेशन बदली है और वो वीज़ा जो है वो मिल जाता है आजकल। तो वो यहाँ डिक्लेयर करके नहीं गए कि जी वेदर वो इजिप्ट जा रहे हैं या वो लिबिया जा रहे हैं। यहाँ पर यही उन्होंने शो किया है कि हम गल्फ़ कंट्रीज़ में जा रहे हैं या अज़रबैजान जा रहे हैं और आगे से उन्होंने नई फ़्लाइट पकड़ी है और चूँकि वीज़ा ऑलरेडी उनके पास मौजूद था तो देयरफॉर वहाँ से आगे फ्लाई करके वो इजिप्ट और फिर लिबिया तक पहुँचे। पार्लियामेंट से उम्मीद है कि जल्द ही वो क़वानीन जो अमेंडमेंट्स अब स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट में या ट्रैफिकिंग इन पर्सनस एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स हमने प्रपोज़ किए हैं और उनका लुब-ए-लुबाब उन अमेंडमेंट्स का ये है कि ये सज़ाएँ एक तो बढ़ाई जाएँ और दूसरा हमने ये प्रपोज़ किया है गवर्नमेंट को कि जुर्माना और सज़ा दोनों इकट्ठे दिए जाएँ। लास्ट टाइम जो एक हादसा हुआ था जिसमें 700-750 पाकिस्तानी मर गया था, उनमें से जितने भी एजेंट FIA ने पकड़े थे वो सारे अपने घरों में वापस चले गए, रिश्वत देते हैं और वो घर चले जाते हैं। क्या वजह है कि इंसानी स्मगलर्स हमेशा सजा से बच जाते हैं या उनको बहुत मामूली सजाओं का सामना करना पड़ता है? जहां इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 2018 एक बेज़रर कानून बनकर रह गया है, वहां कई दूसरे मसाइल भी मौजूद हैं। क़वानीन में भी तब्दीली की ज़रूरत है जो कि ऑलरेडी हम प्रपोज़ कर चुके हैं
और वो तकरीबन अपने फ़ाइनल मराहिल में हैं। पार्लियामेंट से उम्मीद है कि जल्द ही वो क़वानीन जो अमेंडमेंट्स अब स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट में या ट्रैफिकिंग इन पर्सनस एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स हमने प्रपोज़ किए हैं, और उनका लुब-ए-लुबाब उन अमेंडमेंट्स का ये है कि ये सज़ाएँ एक तो बढ़ाई जाएँ, और दूसरा पहले लॉ में था कि या जुर्माना या इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जा सकती है। हम ये चाहते हैं, हमने ये प्रपोज़ किया है गवर्नमेंट को कि जुर्माना और सज़ा दोनों इकट्ठे दिए जाएँ। तो पहले ये थोड़ा सा ट्रेंड था कि ज़्यादातर जुर्माना हो जाता था और इम्प्रिजनमेंट बहुत कम केसेस में होती थी। अब जबकि ये लॉज में तरमीम आ जाएगी तो फिर जब कन्विक्शन होगी तो उसमें ये मस्ट होगा कि उसमें उसको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा भी जो मुजरिम है उसको लाजमन मिलेगी अलॉन्ग विद जुर्माना। पिछले इंसिडेंट में भी काफ़ी एक्सटेंसिव एक्शन हुआ था, लेकिन हम सिर्फ 5 केसेस में कन्विक्शन जो है अचीव कर सके, बाकी केसेस में मोस्टली हम कन्विक्शन नहीं अचीव कर सके। बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट मसला है हमारे लिए, FIA के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए, कि ज़्यादातर केसेस में जो विक्टिम्स हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं, विटनेसेस हैं, उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ह्यूमन स्मगलर्स के साथ। ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से हम ज़्यादातर केसेस में कन्विक्शंस या सज़ाएँ नहीं दिलवा पाते, क्योंकि मुद्दई और गवाह और जो मुल्ज़िम हैं ये आउट ऑफ कोर्ट आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। जैसा कि आपने भी फरमाया कि इट इज़ ऑल्सो अ सोशल प्रॉब्लम, सिर्फ क्राइम रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है, एक इकनॉमिक प्रॉब्लम भी है। तो बहुत से लोग हैं जो अपने पैसे वापस लेके जो है वो स्मगलर्स को माफ़ कर देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पैसों की बजाय ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं कि उन्हीं पैसों में जो है अगला बच्चा भिजवा दिया जाए अगर एक बच्चा नहीं पहुंच सका। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। इंसानी स्मगलरों को सख्त सजा देने और इस मकरूह धंधे से रोक देने का दावा है। इसकी मुखालफत में जो दलाइल दिए जाते हैं और ख़ास तौर पर साबका हादसात और उनके नताइज का तज़किरा किया जाता है तो बिल्कुल मुख्तलिफ नुक्ता नज़र सामने आता है। लास्ट टाइम जो एक हादसा हुआ था जिसमें 700-750 पाकिस्तानी मर गया था, उनमें से जितने भी एजेंट FIA ने पकड़े थे वो सारे अपने घरों में वापस चले गए। पैसे देते हैं और वो रिश्वत देते हैं और वो घर चले जाते हैं, ठीक है, मुकमुका कर लेते हैं। अगर उनको सज़ाएँ हों, सख्त सज़ाएँ हों, तो दूसरे लोग इस तरफ ना आएँ, या करने से पहले कम से कम 1000 दफ़ा सोचें। इसमें एक तो पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। इस वक्त बाहर जा रहे हैं इलीगल तरीके से, वो 25-25 लाख, 30-30, 40-40 लाख खर्च करते हैं, इन एजेंटों को देते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने फिर पैसे आगे भी देने होते हैं, वो पैसा सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये अपने भी रखते हैं, फिर आगे भी देना होता है, उनका ख़र्चा भी करना होता है, फिर कश्तियों के देने होते हैं। ज़ाहिर है उस हिसाब से पैसा तो है इस इंडस्ट्री में। तो ये ज़्यादातर एशिया से है, एशिया में ये इंडस्ट्री है और अफ्रीका में है। बाकी यूरोप में तो ज़ाहिर है ये चीज़ है ही नहीं, ये कंसेप्ट ही नहीं है इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने वाला। जहां कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों को वसाइल और ख़ास तौर पर इफरादी कुव्वत की कमी का सामना है, वहां इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ फ्रंट पर मुकाबला करने वाले इदारे FIA को भी इस किस्म के इशू से वास्ता है। मैं समझता हूं कि हमारी मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी नहीं है, हमें मज़ीद ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। गैजेटेड लेवल पे ऑफिसर्स की कमी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की भी कमी है, और उसके लिए नेचुरली हम चीज़ों को फॉलो अप कर रहे हैं। कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं, लेकिन एज़ ऑफ नाउ, एज़ ऑफ टुडे हमारी जो स्ट्रेंथ है या ह्यूमन रिसोर्स है वो इज़ नॉट सफिशिएंट। बुनियादी तौर पर अगर हक़ाइक़ देखे जाएं तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान 2022 से पहले ट्रैफिकिंग इन पर्सन, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की एक वॉच लिस्ट को देखता है, इंसानी स्मगलिंग के ट्रेंड को देखता है पूरी दुनिया में। जो हाल ही में 3 बड़े वाक़यात हुए हैं जिसमें 500 से ज़ायद पाकिस्तानी ने अपनी जानें गंवा दी हैं। इससे लगता है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर Tier 2 वॉच लिस्ट पर जा सकता है अमेरिका की, जिससे पाकिस्तानियों के कई मुश्किलात का सामना होगा जब वो सफ़र कर रहे होंगे पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान एक लंबा पोरस बॉर्डर रखता है अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ, जिससे
तमाम तर कोशिशों के बावजूद वहाँ से पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा टफ काम है FIA के लिए भी। इनकी ना सिर्फ कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा बल्कि जो वसाइल हैं ज़्यादा खर्च करने होंगे ताकि जो इंसानी स्मगलिंग है पाकिस्तान के मुख्तलिफ पोरस बॉर्डर से उसको बुनियादी तौर पर कवर किया जाए और FIA की कैपेसिटी बढ़ा के इस इंसानी स्मगलिंग के एक धंधे को रोका जाए।